जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड अर्थात भूगोल पेपर द्वितीय का चैप्टर सेकंड देखेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में सुदूर संवेदन के बारे में सब जानकारी अच्छे से ले ली थी। अगर आपने वह न देखी हो तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड क्लासेस, जिसमें आपको सिलेबस के साथ साथ चैप्टर्स उपलब्ध मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेबस है पूरा कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें चैप्टर सेकंड में पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग आखिर होता क्या है, इसको किस प्रकार समझा जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, प्रकाश की मुख्यतः दो घटक होता है। पहला कौन सा? विद्युत ऊर्जा, दूसरा चुंबकीय ऊर्जा। प्रकाश की मुख्यतः कितने घटक होते हैं? विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दो घटक होते हैं। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा एवं चुंबकीय ऊर्जा के मध्य लगातार परिवर्तित होते हुए विचरण करती है। यही कारण है कि हम इसे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जो सौर ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के मध्य लगातार जो है परिवर्तित होते हुए विचरण अर्थात घूमती रहती है। यही कारण है कि हम इसे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ऊर्जा के घटक धनात्मक विद्युत ऊर्जा तथा ऋणात्मक चुंबकीय ऊर्जा के साथ अंतर क्रिया करते हुए संचालित होते हैं। धनात्मक कौन सा होता है? धनात्मक घटक जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का होता है और ऋणात्मक जो होता है वह चुंबकीय ऊर्जा का होता है। संपूर्ण विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। यह ऊर्जा प्रकाश की गति के समान गति करती है। जो प्रकाश लगभग जो उसकी गति है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। किसकी गति? प्रकाश की जो एक प्रकार से गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आगे देखें हम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संचरण किस प्रकार से होता है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा सदैव गतिशील रहती है। यह तरंगों के रूप में गति करती है। ये तरंगें दो प्रकार की होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय एक प्रकार से ऊर्जा होती है वह तरंगों के रूप में गति करती है, मतलब तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाती है। और वह जो तरंगें होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग। 2 तरंगें होती हैं। इन तरंगों के रूप में गति करने वाले ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। जो ये 2 तरंगे हैं, विद्युत और चुंबकीय तरंग, इनमें जो गति करने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। अब हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण। विद्युत चुंबकीय तरंगों को व्यक्त करने के लिए 3 लक्षणों को समझना अति आवश्यक है। कौन कौन सा? तरंग दैर्घ्य, तरंग आवृत्ति, तरंग वेग। ये 3 जो व्यक्त करने के लिए जो लक्षण हैं एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों को, वह कौन कौन से हैं? तरंग दैर्घ्य, तरंग आवृत्ति और तरंग वेग। इन तीनों को जब हम समझ लेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण एक प्रकार से हम जान जाएंगे कि विद्युत जो चुंबकीय तरंग है उसका लक्षण क्या है, एक प्रकार से वह कैसा बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य आखिर होता क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय करती हैं उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उसका जब एक निश्चित समय में निर्धारित किया जाता है, उसकी दूरी जितना दूरी वह तय की जाती है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दूसरों शब्दों में अगर हम समझें, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में समान कलाओं अर्थात जो ऐसे मान लीजिए ये विद्युत तरंग चुंबकीय तरंगें जा रही हैं, ये शीर्ष कहलाता है और ये गर्त कहलाता है। तो इन 2 शीर्षों के बीच में, 2 उत्तरोत्तर शीर्षों के बीच में दूरी जो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जो इनके और इनके बीच में ये जो दूरी हुई है एक निश्चित समय में, यही क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसे नापने का इकाई वही होता है जो दूरी का होता है, जैसे कि माइक्रोन, मीटर या सेंटीमीटर। जैसे कि जब कोई तरंगे
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, मतलब तरंग जब भी गति करती है तो उसमें वह तरंग ऐसे गति करती है तो उसमें जो ये शीर्ष पॉइंट होता है, इन दोनों के बीच में एक निश्चित समय में जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और इसको नापने की इकाई वही है जो जिस प्रकार से हम दूरी को नापते हैं, जिसमें जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोन। दृश्य प्रकाश तरंग जो है वह 0.3 से 0.7 माइक्रोन होता है। सूर्य से आने वाली सौर्य किरण की तरंग दैर्ध्य लघु तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने हाईलाइट किया है कि जो सूर्य से आने वाली हमारी सौर्य किरण की तरंग दैर्ध्य होती है उसे क्या कहते हैं, लघु तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, तरंग आवृत्ति। जैसा कि ज्ञात है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कंपन करते हुए गति करती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वह कंपन करते हुए अर्थात वाइब्रेशन करते हुए गति करती हैं। कंपन के समय कई उत्तरोत्तर शीर्ष तरंगों का निर्माण होता है और एक निश्चित समय में जितने तरंग शीर्ष बनते हैं उसी संख्या को तरंग बारंबारता या तरंग आवृत्ति कहते हैं। एक जब निश्चित समय में जितने तरंग शीर्ष बनते हैं, मतलब ये शीर्ष जितने बन जाएं, एक निश्चित समय में ये शीर्ष जितने बन जाएं अर्थात इस शीर्ष की जितनी बार आवृत्ति हो जाए, यही क्या कहलाती है, तरंग बारंबारता या तरंग आवृत्ति कहलाती है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग पाती संकर्ण में जितना कंपन करती है उसे तरंग आवृत्ति कहते हैं और इसको मापने की इकाई हर्ट्ज या प्रति सेकंड होती है। तरंग जो हमारा आवृत्ति होती है उसको मापने की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज या प्रति सेकंड होती है। अगला हमारा क्या है, तरंग वेग। तरंग वेग होता क्या है, कोई जो यहाँ पर देखिए रंग लिखा गया है तो ये क्या है, कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग वेग या चाल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश की चाल से चलता है। जो कोई भी एक तरंग है वह 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उसे ही क्या कहते हैं, तरंग वेग या तरंग चाल कहते हैं। इसलिए प्रकाश के चाल को ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग मान लिया जाता है। अर्थात निर्वात में प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वेग 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है वह भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे कि जिस प्रकार से प्रकाश में गति करता है, प्रकाश जो है निर्वात में गति करता है, उसी प्रकार जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे भी करती हैं। तो दोनों का जो एक प्रकार से वेग या चाल हो गया तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आगे हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्रोत, मतलब विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है वह कहाँ से प्राप्त होता है, उसके स्रोत क्या हैं। सूर्य विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये कहने की बात नहीं है, अलग से आप समझिए। जैसे कि सूर्य जो होता है हर एक चीज़ के लिए प्रकाश का स्रोत है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा प्रकाश का स्रोत है, वही है ही, उससे ही एक प्रकार से हमें विटामिन डी या सभी चीज़ें उजाला हमारे जीवन में मिलता है। पदार्थ शून्य से अधिक निरपेक्ष तापमान के साथ विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को प्रसारित करते हैं। पृथ्वी के धरातल का वैश्विक औसत तापमान वस्तु सभी 288 केल्विन है। पृथ्वी पर किसी का वस्तु तापमान औसत में कम अंकित किया जाता है। आगे देखेंगे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। यह एक ऐसा वृहत क्षेत्र या स्पेक्ट्रल जिसके अंतर्गत 12 कॉस्मिक किरणों जैसे कि अल्फा बीटा गामा, ये देखिए वहाँ पर वो ले नहीं पाया है, अल्फा बीटा गामा से लेकर रेडियो तरंगों की सभी तरंगदैर्ध्य निहित होते हैं, उसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक वृहत क्षेत्र जिसमें क्या क्या 12 कॉस्मिक किरणें जो हैं और अल्फा बीटा गामा से लेकर जो सभी रेडियो तरंगे हैं, सभी तरंगदैर्ध्य जिसमें होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे हम सूर्य के प्रकाश की किरणें को किसी प्रिज्म की सहायता से अंधेरे में किसी सफ़ेद पर्दे पर प्रक्षेपित करें तो उस पर्दे पर बहुरंग पट्टी बन जाती है जो एक प्रकाश स्पेक्ट्रम है, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अति लघु रूप है। इस पर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी व दृष्टिगोचर है। एक प्रकार से जैसे कि सूर्य के प्रकाश जब आता है तो हम उसे प्रिज्म के माध्यम से किसी अंधेरे में एक सफ़ेद पर्दे पर उसे प्रक्षेपित करें, मतलब उसमें उसका प्रकाश डालें, तो क्या होता है
जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो उस पर्दे पर बहुरंगी पट्टी एक प्रकार से बन जाती है, अलग अलग रंगों की पट्टी बन जाती है। इसको तो आपने प्रैक्टिकल किया होगा 9th 10th या 11th 12th कहीं पर भी तो देखा होगा या घर पे आपने करके देखा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की या जो बनी हमारे प्रकाश स्पेक्ट्रम जो है वह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की अति लघु रूप है। जो हमारा प्रिज्म से बहुरंगी पर्दे पर सफ़ेद पर्दे पे बन रहा है पट्टी, वह एक प्रकार से चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का अति लघु रूप है, बहुत छोटा रूप है। इस पर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी रंग जो हैं वह दृष्टिगोचर हैं और यही कारण है स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक व बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। यहाँ से देखिए दृश्य प्रकाश तरंग, लाल रंग की तरंग जो होती है, जैसे कि दृश्य प्रकाश तरंग, जो प्रकाश तरंगें दिख रही हैं हमें, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, लाल सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाली होती है और बैगनी रंग की सबसे मतलब छोटी सबसे कौन सी होती है, बैगनी रंग की। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम केवल लाल रंग से बैगनी रंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लाल रंग से ऊपर तथा बैगनी रंग से नीचे काफ़ी विस्तार में फैला हुआ है, जो आँखों से नहीं दिखाई देता है। इसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और लाल रंग के ऊपर दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम तथा बैगनी रंग से नीचे छोटी तरंग दैर्घ्य वाली भाग को पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसका तरंग दैर्घ्य लाल रंग से ऊपर भी होता है, मतलब जिसका तरंग लाल रंग के ऊपर ज़्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रम। और बैगनी रंग का जितना तरंग दैर्घ्य है उससे कम अगर किसी चीज़ का तरंग दैर्घ्य रहता है तो उसे पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तरंग दैर्घ्य मानों के आधार पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण किया गया है, जो कि सबसे पहला कौन सा है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम प्रदेश। हम देखेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम प्रदेश के बारे में। सबसे पहला जो हमारा प्रदेश है वह कौन सा है, अल्फा किरण प्रदेश। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में जान लिया, तरंग दैर्घ्य, तरंग वेग, इन सभी चीज़ों के बारे में जान लिया। जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, उसका स्रोत क्या है वह भी हमने देख लिया। विद्युत चुम्बकीय प्रदेश के बारे में अब हम देखेंगे। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को भी हमने देख लिया, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है। जैसे कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम वह होता है जिसमें सभी जो कास्मिक किरणें हैं वह भी हों, अल्फा बीटा गामा वाली सभी तरंग दैर्घ्य उसमें निहित हो, जिसमें वही क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो हमने उसमें देखा लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है और बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। लाल रंग से ज़्यादा, जिस लाल रंग का जितना तरंग दैर्घ्य होता है उससे ज़्यादा किसी चीज़ का जब तरंग दैर्घ्य होता है तो उसे अवरक्त कहते हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रम। और अगर बैगनी रंग से नीचे तरंग दैर्घ्य किसी का होता है तो उसे पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये सभी चीज़ें हमने अभी तक देखी। और अब हम देखेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम हमारे प्रदेशों के बारे में। तो हमारा पहला कौन सा है, अल्फा किरण प्रदेश, जिसकी अल्फा किरण प्रदेश जो हमारा है उसका तरंग दैर्घ्य 0.03 नैनोमीटर या इससे कम होता है। जो अल्फा किरण प्रदेश होता है हमारा, उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वह 0.03 नैनोमीटर या इससे भी कम होता है। और अल्फा किरण प्रदेश की हमारी विशेषता क्या है, वायुमंडल के ऊपरी भाग द्वारा विकिरण ऊर्जा का पूर्णतः अवशोषण हो जाता है, जिससे सुदूर संवेदन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, अर्थात सुदूर संवेदन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जो अल्फा किरण प्रदेश है उसमें वायुमंडल का जो ऊपरी भाग होता है उसकी ऊपरी जो विकिरण ऊर्जा होती है वह पूर्णतः जो उसका प्रकाश होता है उसका अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण सुदूर संवेदन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है यह अल्फा किरण प्रदेश जो होता है, और इसका प्रयोग सुदूर संवेदन में नहीं किया जाता है। अगला हमारा है यक्स किरण प्रदेश। यक्स किरण प्रदेश में तरंग दैर्घ्य 0.03 से 0.3 नैनोमीटर होती है। इसकी विशेषता क्या है, वायुमंडल में पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। यह जो यक्स किरण प्रदेश है, यह यक्स किरण जो है वह एक प्रकार से वायुमंडल में पूर्णतः अवशोषित हो जाता है, मतलब गुम हो जाता है, जिसके कारण सुदूर संवेदन में इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता। अगला हमारा है पराबैगनी
किरण प्रदेश, जिसका तरंगदैर्घ्य 0.03 से 0.4 नैनोमीटर तक होती है। और विशेषता क्या है, 0.03 माइक्रोन से कम तरंगदैर्घ्य के विकिरण का ऊपरी वायुमंडल के ओजोन परत में पूर्णतः अवशोषण परावैंगनी प्रदेश दृश्य तरंगदैर्घ्य प्रदेश के बैगनी संभाग के बाद पड़ता है। और पृथ्वी के धरातल के पदार्थ मुख्यतः चट्टानें एवं खनिज दृश्य परावैंगनी विकिरण को छोड़ते हैं, जबकि परावैंगनी विकिरण का अधिकतर भाग पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित कर दिया जाता है। अर्थात इसका भी प्रयोग जो है सुदूर संवेदन में नहीं होता है, किसका, परावैंगनी किरण प्रदेश का। अगला हमारा है दृश्य प्रकाश प्रदेश, जिसका जो तरंगदैर्घ्य है वह 0.4 से 0.7 माइक्रोन तक होता है। और इसकी विशेषता क्या है, फिल्म व फोटो संसूचकों में से संवेदन के योग्य प्रदेश जिसकी ऊर्जा का अधिकतम परावर्तनशील हरा रंग, जिसका हरा रंग वह जो है उसका तरंगदैर्घ्य 0.5 माइक्रोन होता है, तो यह स्थित होती है। इसका देखिए ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म व फोटो संसूचकों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का यह वह प्रदेश है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। दृश्य प्रकाश प्रदेश, इसको आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो हमें दिखाई देती है वह स्पेक्ट्रम। अब हम आगे देखेंगे जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, जो रंगीन अवधारणा से संबंधित है, जैसे कि नीला, हरा, लाल दृश्य स्पेक्ट्रम के प्रमुख रंग होते हैं। और इनकी व्याख्या इन्हीं रूप में की जा सकती है, क्योंकि ये तीन प्रमुख प्राथमिक रंग हैं। कौन कौन सा, नीला, हरा और लाल। प्राथमिक रंगों का निर्माण किन्हीं दो रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अन्य सभी रंग इन तीनों प्राथमिक रंगों से बनाया जा सकता है। किसी वस्तु के रंगों को उसके प्रकाश में परावर्तन रंगों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यह जो हमारे जो प्राथमिक रंग है नीला, हरा, लाल, इसे दूसरे रंगों से मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इन दो रंगों से, तीनों रंगों से कोई भी अलग रंग बनाया जा सकता है। यह दृश्य प्रकाश प्रदेश हमने बताया, विशेषता भी बताई। आगे हम देखेंगे हमारा अवरक्त प्रदेश। अवरक्त प्रदेश क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य 0.7 से 10 माइक्रोन तक होता है। और इसकी विशेषता क्या है, तरंगदैर्घ्य के अनुसार पदार्थ और सौर ऊर्जा की अंतःक्रिया से भिन्नता अवशोषण के द्वारा वायुमंडलीय पारगमन, खिड़कियों का पृथक्करण, परावर्ती सौर विकिरण में तापीय लक्ष्यों की सूचना का पूर्णतः अभाव इसमें अवरक्त प्रदेश में पाया जाता है। अगला हमारा है लघु तरंग प्रदेश। लघु तरंग प्रदेश में तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। और इसकी विशेषता क्या है लघु तरंग प्रदेश का, बादल, कोहरा तथा वर्षा में प्रवेश करने की क्षमता वाले अपेक्षाकृत लंबे तरंगदैर्घ्य से सक्रिय और निष्क्रिय संवेदकों द्वारा प्रतिबिंबों की प्राप्ति रडार द्वारा सक्रिय फोटोग्राफी इसमें होती है लघु तरंग प्रदेश में। और हमारा आखिरी कौन सा है, आखिरी हमारा है रेडियो तरंग प्रदेश। इसका तरंगदैर्घ्य 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण होता है किसका, रेडियो तरंग प्रदेश का, जिसका उपयोग वाणिज्य प्रसारण, रेडियो प्रसारण या जलवायु संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये आपका चैप्टर था। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तरंगदैर्घ्य जान लीजिए, तरंग आवृत्ति क्या होती है, तरंग का वेग क्या होता है, एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, और विद्युत चुंबकीय प्रदेश जो हैं हमारे, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना था, जो कि हर एक टॉपिक हमने आपको बताया। रिवीजन के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जा सकते हैं, वहां पर आपको इसकी PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएगी, आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।